हेलो फैमिली, ये वीडियो बहुत हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो दिख रही है और ये BMW मज़े हैं मज़े। ओके, तो ये वीडियो बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है। आप में से बहुत सारे लोगों ने बोला था कि अगर आप विदेश में सेटल होना चाहते, ओह माय गॉड लुक एट दैट। मुझे कोई वीडियो एडिटिंग ही करने की ज़रूरत नहीं, लोग वीडियो एडिटिंग कर करके चीज़ें लाते हैं। एनीवेज ओके, तो ये बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है विदेश जाने के बारे में। आप लोग बहुत लोग पसंद करते हो मेरे आसपास की जगह, तो आपका भी मन करता है विदेश जाने में। आज मैं विदेश सेटल होने के बारे में बात करूँगी, ठीक है। विदेश ट्रैवल के बारे में नहीं करूँगी, उसका कभी और वीडियो बनाएंगे। तो अगर आप वीज़ा ले रहे हो, कोई लॉन्ग टर्म वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा या फिर परमानेंट वीज़ा या फिर सिटीजनशिप किसी विदेश कंट्री की, और उसका मैनिफेस्ट करना चाहते हो, इसमें जो चीज़ें मैं बताऊंगी वो कुछ मेरे खुद के, क्योंकि आपको पता ही है मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है। बहुत ही मस्त एक्साइटिंग वाली स्टोरी है, बताती हूँ। ओके, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ। तो उस समय तो मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन के प्रोसेसेस नहीं पता थे, हाई वाइब्रेशन क्या होता नहीं पता थे, लेकिन जो मैंने गलतियाँ की और उनका जो परिणाम आया उसके हिसाब से आपको आज बताऊँगी। तो अगर आप स्टूडेंट वीज़ा लेना चाहते हो, और स्टूडेंट वीज़ा की सबसे पहली कंडीशन होती है कि आपको इंग्लिश के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, PTE, TOEFL या फिर IELTS, तो इनमें से जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं वो आपको क्लियर करने होते हैं, डिपेंडिंग ऑन द कंट्री यू आर गोइंग टू। तो उनकी जो लैंग्वेज रिक्वायरमेंट बेसिकली पूरी करनी होती है। जो प्रेडोमिनेंटली इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ आपको इंग्लिश के इन 3 एग्ज़ाम्स में देना पड़ता है, और अगर कोई और किसी कंट्री की फ्रेंच, स्पेनिश, डिपेंडिंग ऑन कहाँ जाना चाहते हैं, वहाँ की रिक्वायरमेंट है तो वो आपको पूरी करनी है ना। तो सबसे पहली चीज़ क्या आती है, मैं इंग्लिश के हिसाब से बताऊंगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, US ये 3 ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर इंग्लिश की मेन रिक्वायरमेंट होती है। तो जब मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ, मैंने, अगर आपको नहीं पता तो मैंने स्टूडेंट वीज़ा पे मैं नहीं आई, डायरेक्ट परमानेंट रेजिडेंसी के लिए मैंने अप्लाई किया था। तो मैं परमानेंट रेजिडेंसी के लिए एलिजिबल नहीं थी, तो मैं आई थी एज अ प्रोविजनल परमानेंट रेजिडेंसी मुझे मिली थी। तो सबसे पहला मेरा जर्नी स्टार्ट होता है, और जब मन में सीड आया, उसका भी एक प्रोसेस है, कभी स्टोरी कभी फिर बताऊंगी। लेकिन एनीवेज वंस आई डिसाइडेड कि ठीक है, आई वांट टू गो आउट, आई वांट टू मूव अब्रॉड, आई वांट टू सेटल अब्रॉड, तो मैंने फाइंड आउट करना शुरू किया। तो सबसे पहले जो लिस्ट में था वो था US। अब US मेरी लिस्ट में इसीलिए था क्योंकि मैं IT कंपनी में काम करती थी, और हमेशा लोग H1 वीज़ा की बात करते थे, या जो भी उस टाइम पे वीज़ा होता था, ऑन साइट क्लाइंट के यहाँ काम करने के लिए जो आपको वीज़ा मिलता है उस वीज़ा की बात करते थे। तो US को काफ़ी हाइप था कि भाई US बहुत अच्छा है, तो इस वजह से मुझे बस उतना ही पता था, कोई मेरा खुद का पर्सनल रिसर्च नहीं था। फिर मैंने फाइंड आउट किया कैसे US में जाते हैं। तो US जाने के लिए मुझे पता चला कि आप किसी कंसल्टेंट को मिलिए, जिनको बोलते हैं माइग्रेशन कंसल्टेंट। तो मैं दिल्ली में कहीं किसी कंसल्टेंट के पास गई, बहुत हाई फाई एरिया था, मुझे अभी एरिया का भी नाम याद नहीं। बाय द वे एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ, ये फेदर उड़ता हुआ दिख रहा है आपको, आई डोंट नो आपको दिख रहा है कि नहीं। दिस इज़ अ ब्यूटीफुल सिग्नल फॉर मी। एनीवेज, तो मैं उस कंसल्टेंट के पास गई, और वो जो कंसल्टेंट था उसने मुझे बहुत लंबा चढ़ा एक्सपेंस बताया। उसने शायद मुझे 15 लाख के आसपास का एक्सपेंस बताया, और लंबा प्रोसेसिंग टाइम बताया। ठीक है, मैंने नोट कर लिया और मैंने आइडिया ड्रॉप कर दिया। उसके बाद मैंने और फाइंड आउट किया। उस टाइम पे मैं वर्किंग थी, तो मुझे वर्क एक्सपीरियंस के बेसिस पे जाना था। उसके बाद मैंने और कंसल्टेंट्स के पास गई। ऐसे करते करते फिर मैंने कनाडा का सोचा। अब कनाडा का मैंने आइडिया फिर इस वजह से ड्रॉप किया, मेरे पास ऑप्शन उस टाइम खुले थे कनाडा और ऑस्ट्रेलिया का। कनाडा मैंने इसलिए ड्रॉप किया क्योंकि कनाडा में बहुत जैसे बर्फ़ वगैरह ये सब एरियाज़ होते हैं, और मुझे ठंडी से थोड़ा, जिस तरह की मेरी फिज़ीक है, मुझे ठंडी से थोड़ा मुश्किल होता था। तो इस वजह से मुझे लगा कि ऑस्ट्रेलिया इज़ द बेटर ऑप्शन। और उस टाइम पीक रिसेशन था, 2007 की ये बात है, हाँ 2007 नहीं, हाँ वही, मतलब उसी टाइम के आसपास, 8-9 के आसपास की बात है। तो रिसेशन काफ़ी था, तो लोग अपनी जॉब को छोड़ना, इन सब चीज़ों के बारे में फाइंड आउट करना, ये थोड़ा रिस्की था। इनफैक्ट जो बड़े कंट्रीज़ होते हैं, अमेरिका, कनाडा, इन सब में रिसेशंस जल्दी आता है रिसेशन, तो डॉलर का रेट भी काफ़ी गिर गया था, तो ये सब चीज़ें हो रही थी। तो एनीवेज
मतलब मैं फर्स्ट स्टेप था डेटा इकट्ठा करना। ये हम सब लोग करते हैं, कहीं ना कहीं आप भी कर रहे होंगे, डेटा इकट्ठा, इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे होंगे, राइट। तो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने के फेज़ में थी। अब उसमें ये सारे इन्फॉर्मेशन इकट्ठे करते करते मेरे अंदर काफ़ी सारे बिलीव बन गए, ठीक है। तो कुछ बिलीव जो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी। जैसे पहला, बहुत पैसा लगता है। दूसरा, अच्छा माइग्रेशन एजेंट, अच्छा माइग्रेशन कंसल्टेंट मिलना बड़ा मुश्किल है। वहाँ के जो इंग्लिश एग्ज़ाम होते हैं, मेरी इंग्लिश उस टाइम ठीक ठाक हो गई थी, मैंने अच्छी अच्छी कंपनीज़ में काम कर लिया था उस टाइम तक, लेकिन फिर भी वो जो ट्रोमा था ना पिछला इंग्लिश का, तो वो तो अंदर था ही। तो मुझे ऐसा लगता था कि वो जो एग्ज़ाम जिस लेवल का, मैं अमेरिकन क्लाइंट्स के लिए काम करती थी और वहाँ पर हमारा कम्युनिकेशन बहुत चेक किया जाता था, सब कुछ था, फिर भी मेरे अंदर ऐसा था कि नहीं, वो एग्ज़ाम तो बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि टॉफल ऐसा सुना करते थे उस टाइम कि भाई टॉफल तो बड़े लोग ही होते हैं, जो कॉन्वेंट से पढ़े होते हैं वो क्लियर करते हैं। तो मेरे अंदर तीसरी चीज़ थी कि वहाँ का जो इंग्लिश स्टैंडर्ड एग्ज़ाम है वो बहुत डिफ़िकल्ट है, मुझे क्लियर करने में मुश्किल होगी, या ऐसा अगर मैंने नहीं सोचा तो मैंने ऐसा सोचा कि वो बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। ये तीसरा बिलीफ। फिर चौथा कि मैं इंडियन ट्रेडिशंस को और कल्चर के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हूँ। तो चौथा बिलीव जो ऐसा कि वहाँ तो कल्चर, अपना कल्चर नहीं होता, वहाँ तो एक बार चले गए ना वहीं के हो जाते हैं। वहाँ का फूड, वहाँ की रहन सहन, सब आपको उसी तरह से रहना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर वो फ्रिक्शन थी। अब मैं हूँ जड़ों से जुड़े होने वाला बंदा, और अगर मुझे ऐसा पता चला वहाँ जाके आप अपने फेस्टिवल्स नहीं कर सकते, आपकी कुछ भी आपको मिलता नहीं है, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो पांचवा, मैं फैमिली के साथ बहुत जुड़े रहने वाला बंदा हूँ, और मुझे और दूसरा ये कि फॉरेन कंट्री में वो मूवीज़ में दिखाते हैं ना, ऐसे पर्स छीन के ले जाते हैं, जो रेसिज्म वगैरह होता है। रेसिज्म मतलब जो बाहर से कोई आता है तो उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं करते, क्योंकि उसकी से शक्ल से पहचान लेते हैं कि बाहर से आया है, तो वो अच्छा बिहेव नहीं होता। हाँ, अपने लेवल की, जो हमारा लेवल है, उस लेवल की जॉब्स, जो हमारा एजुकेशन लेवल है, हम उस कंट्री से नहीं है, इसीलिए वो हमें उस लेवल की जॉब नहीं देते हैं। तो ये सारा डेटा और पता नहीं कौन कौन से कूड़े बिलीफ मेरे अंदर इकट्ठे हो गए, ठीक है। अब मैं पूरा सेटअप बता रही हूँ आपको, पूरी स्टोरी बता रही हूँ, उसके बाद मैं एक एक चीज़ को छिन्न भिन्न करूँगी, इन मिथ्स को, और कैसे जैसे जैसे मैंने माइंड को शिफ्ट किया, वाइब्रेशन को शिफ्ट किया, कैसे चीज़ें हुई। उससे पहले ख़राब होने की भी चीज़ें बताऊँगी, ठीक है। तो ये सारा डेटा मैंने इकट्ठा कर लिया, ओके। तो सारी कैलकुलेशंस करके फिर मैं फाइनल डिसीजन पर पहुंची कि मैं ऑस्ट्रेलिया जाती हूँ, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक मल्टीकल्चरल प्लेस है और वहाँ पे थोड़ी सी बाकी जगह से एक्सेप्टेंस है माइग्रेंट्स के लिए। चलिए, और उस टाइम तक मुझे एक केस सिनारियो भी मिल गया था, कज़न ही बोलूँगी, लेकिन वो मेरे कज़न या मेरे पापा के फ्रेंड के बेटे थे। उन्होंने भी इंजीनियरिंग की थी, मैंने भी इंजीनियरिंग की थी। वो मुझसे 1 साल सीनियर थे, और तब तक उनका ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा आ गया था, और वो वेल सेटल्ड, उनको लाइक अच्छी जॉब, बहुत अच्छी डिसेंट जॉब मिल गई थी यहाँ पे आके। तो वहाँ से मुझे ऐसा हो गया कि वो भी सरकारी स्कूल से पढ़े। उनका केस सिनारियो बहुत सिमिलर था मेरे साथ, बस एक ही फ़र्क था, वो लड़का था, मैं लड़की थी, दैट्स इट। तो बाकी सब चीज़ें उन्होंने भी जो किया अपने बेसिस पे किया, उनके भी फैमिली में नॉलेज नहीं थी, तो ये सब चीज़ें थी। तो मुझे एक सिल्वर लाइनिंग मिल गई थी, और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके लिए मैं हूँ। मेरे लिए वो भाई थे, लेकिन आपके अगर आसपास कोई सक्सेस स्टोरी नहीं है ना, मैं हूँ। मुझे देखकर आगे बढ़िए, ठीक है। अगर मैं कर सकती हूँ ना, अनपढ़ परिवार से आके, एकदम ऐसे बैकग्राउंड से आके जहाँ कोई सपोर्ट चाहकर भी नहीं कर सकता, बेचारों को नॉलेज ही नहीं है, और लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, मॉनेटरी वाइज लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। मतलब ये कि कुछ लोग होते हैं ना, 8-10 लाख रुपए चला भी गया तो क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन हमें फ़र्क पड़ता है। छोटे शहरों से आने वाले लोगों को इज्जत का, प्रेस्टीज का बहुत ज़्यादा फैक्टर होता है। मुझे अकेली को डिसीजन लेना था कि मुझे अकेले में, ये सब शादी से पहले की बातें हैं, कि मुझे अकेले जाना है, तो घर वालों को दुनिया से लड़ना पड़ता है। घर वालों को तो एक शहर तक भेजने के लिए दुनिया से लड़ना पड़ा, विदेश तक भेजने के लिए, अनमैरिड लड़की को भेजने के लिए तो बहुत लड़ना पड़ता है, राइट। चलिए,
तो ये सारा डेटा मेरा हो गया इकट्ठा। फिर भी जैसे वो मेरे अंदर हमेशा से है कि ऐसी कोई चीज़ है नहीं, तो मेरी वाइब्रेशन अप एंड डाउन होती थी। लेकिन ये सारा रिसर्च करके, स्पेशली उस भाई से बात करके, मैं कहती हूँ कि अगर मैं आज यहाँ हूँ ऑस्ट्रेलिया में, तो उनमें मेरे डिसीजन का जो फर्स्ट पिवटल पॉइंट था, उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। उन्हीं की सक्सेस स्टोरी के साथ मैं रिलेट कर पाई। तो मुझे सबसे पहले वाइब्रेशन, मेरा माइंडसेट शिफ्ट हुआ, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप इज़ माइंडसेट शिफ्ट। तो माइंडसेट शिफ्ट करने के लिए सक्सेस स्टोरीज ऐसे लोगों की देखिए जो आप ही की तरह के बैकग्राउंड से आराम से वहाँ सेटल हो गए। आप ही की तरह से बैकग्राउंड से जाकर जो मुश्किल में रहे हैं, वो उनकी सक्सेस स्टोरी, उनकी स्टोरी मत सुनिएगा। ज़्यादातर हम उनकी स्टोरी सुनते हैं और वो हमारे माइंड पे इफ़ेक्ट डालती है। तो पहला मेरे बिलीव सिस्टम में क्रैक आया। जो मेरा बिलीव सिस्टम था कि भाई मुझे यहाँ की पढ़ाई का वहाँ कोई वैल्यू नहीं होगा, शायद मुझे पढ़ना पड़ेगा, तो वो वाला कट हो गया, ठीक है, एलिमिनेट हो गया। अब दूसरा स्टेप, आल्स का एग्ज़ाम। तो अब उनके उस टाइम पे 6 इन ईच का चल रहा था, 6 इन ईच हमें लेने थे। तो वो जो भैया थे उनके 6 इन ईच आ गए थे। तो उन्होंने और हमारा उन्होंने जो कंपनीज़ में यहाँ इंडिया में काम किया, बहुत सब कुछ सेम था, उतना ही समय किया था। तो मुझे लगा वो कर गए तो मैं भी कर जाऊँगी। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना आइल्स का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया। मुझे 7 आए थे उस टाइम पे, 7.5 आए थे शायद ओवरऑल। हाँ, मतलब मेरा काफ़ी अच्छा स्कोर आया था, जितना मुझे चाहिए था उससे ज़्यादा ही आया था। चलिए ठीक है, 7 आए थे शायद ओवरऑल, और 6.5, 2 में 6.5, 2 में 6 थे शायद, ऐसा कुछ था। एनीवेज, तो मोर देन एक्सपेक्टेशन मैं ले आई पहले ही बार में। अब वो कैसे आया? वो लड़की जिसको ऐसा डर था कि मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा और शायद कहीं ना कहीं गिव अप भी कर देती, एक माइंडसेट शिफ्ट, एक अच्छी सक्सेस स्टोरी उसको अपने दिमाग में जोड़ लिया। थैंक गॉड उस टाइम इतना ज़्यादा इंटरनेट नहीं था। इंटरनेट बून भी है और कर्स भी है। कैसे कि अगर उसमें आप अच्छी चीज़ें जो आपके माइंड की रीप्रोग्रामिंग अच्छे तरीके से करती है वो देख रहे हो तो आपको बहुत बेनिफिट है। लेकिन उसमें अगर ऐसा चाहते हो तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा मेरे साथ ये धोखा हुआ, मेरे साथ ये हुआ, ये सब स्टोरीज देखोगे तो वही आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। सो बी वेरी विजिलेंट। दिस गोज़ बैक टू माई टीचिंग, जो मैं आप लोगों को अपने सिस्टम में सिखाती हूँ कि आपके दिमाग में आँखों से, कानों से क्या जा रहा है वो आपको बहुत ध्यान देना है। बी विजिलेंट, बी योर चौकीदार, ठीक है। तो दूसरी चीज़ हुई ये कि उनकी सक्सेस स्टोरी की वजह से मेरा एग्ज़ाम फर्स्ट टाइम में क्लियर हो गया, ठीक है। सारी डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर हो गई। अब ये करते करते इस सारी चीज़ों को लगभग 1 साल के आसपास, लाइक 8-9 महीने का समय लग गया प्रोसेसिंग करते करते। फर्स्ट स्टेप मेरा बहुत फास्ट हो गया, सारे डॉक्यूमेंट्स एकदम मेरे रेडी हो गए, सब कुछ हो गया। सेकेंड पे आ गए। अब सेकेंड के डॉक्यूमेंट्स लगाए हुए थे और इतने में ये सारा कहानी होते होते एक काफ़ी समय हो गया, शायद 9-10 महीने का, और इतने में मेरी शादी हो गई। अब जब शादी हुई तो हम दोनों की उनका भी जो फर्स्ट स्टेप था वो हो गया था। तो हमने सोचा हम अपनी फ़ाइल को कंबाइन करते हैं क्योंकि उसमें हमें बेनिफिट मिलता है। दोनों के जो पॉइंट्स होते हैं वो हमें एक दूसरे के प्रोफाइल में जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो हमने वो अभी करने का सोचा ही था, अभी हुआ नहीं था। लेकिन जब मेरी शादी हुई थी तो आसपास इतना लो वाइब्रेशन का माहौल था, काफ़ी सारी चीज़ें हुई थी, दैट इज़ अ सेपरेट टॉपिक। लेकिन उन वाइब्रेशन शिफ्ट की वजह से मेरे अंदर डेस्परेशन आ गई। अभी जिन चीज़ों को लोगों को 6 महीने लगते हैं वो स्टेप मेरा 2 महीने में हो रहा है। आल्स लोगों को ज़्यादा, जो मेरे तरह के बैकग्राउंड से आते हैं उनको आल्स क्लियर करने में ज़्यादा समय लगता है, लेकिन मेरा आल्स बहुत फास्ट हो गया। सब कुछ मेरा एकदम मस्त और ऑन ट्रैक चल रहा था। लेकिन कहाँ हुई अभी गड़बड़ हुई इस जगह, जैसे ही मेरी वाइब्रेशन लो हुई तो बस सब कुछ लो होने लग गया। मेरी जो सेकंड स्टेप की एप्लीकेशन डली हुई थी को जो उसका प्रोसेसिंग टाइम था लगभग 3 महीने का, 3 महीने गए, 4 महीने गए, 5 महीने गए। अब होता क्या था कि मैं सारा काम कर रही थी अपने माइग्रेशन कंसल्टेंट के थ्रू, और लेकिन तब तक सब कुछ उसी के ऊपर छोड़ा हुआ था। लेकिन जब समय ज़रूरत से ज़्यादा लगने लग गया और बहुत ज़्यादा डेस्परेशन आ गई मेरे आसपास, मेरी जैसे जैसे वाइब्रेशन लो हुई मैंने बहुत सारी चीज़ें अट्रैक्ट कर ली। मेरे हस्बैंड की हेल्थ ख़राब होने लगी, हमारी गाड़ी ख़राब हो गई एकदम से, लाइक नॉट एक्सीडेंट बट काइंड ऑफ एक्सीडेंट ही मानो, क्योंकि गाड़ी एकदम रात इतने लाख का खर्चा आपको आ जाए। और उसके बाद मेरी जॉब पे इश्यूज़ हुए। मेरी जॉब वालों ने, मैंने रिज़ाइन किया था तो मेरा जो लास्ट पे आउट था उन्होंने नहीं दिया।
छोटी कंपनी थी, वो कहते कि डूब गई ऐसा कुछ, तो मेरा काफ़ी पैसा वहाँ चला गया। तो ऐसे करके मेरे आसपास काफ़ी, फिर हमें घर शिफ्ट करना पड़ा मेरे हस्बैंड की जॉब की वजह से, उसमें हमारा 40-50 हज़ार चला गया। मतलब बिन मतलब के इतने सारे फाइनेंशियल नुकसान होने लगे। क्यों होने लगे ये सब चीज़ें? क्योंकि मेरी वाइब्रेशन लो थी। इसीलिए मैं आपको कहती हूँ सारी कहानी वाइब्रेशन की है। जब मेरी वाइब्रेशन एकदम अप हुई, वो वाले भैया की स्टोरी सुनी, अप हो गई, और मैं किसी चीज़ पे फोकस नहीं, फोकस डायरेक्ट ऑन व्हाट आई वांट इन माय लाइफ, माय डिज़ायर, एंड कीप डूइंग इट, है ना। इसके बाद क्या होता है, अब ये वाइब्रेशन का असर मेरे माइग्रेशन प्रोसेस पे भी आना है। जब वाइब्रेशन लो हुई तो जो 3 महीने का काम था, 3 महीने गए, 4 महीने गए, ऐसे समय होता गया। मैं माइग्रेशन कंसल्टेंट को बार बार फ़ोन करती और वो मुझे हमेशा ऐसा ही कहता कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। अब हुआ क्या कि मैंने कैसे ना कैसे करके पोर्टल ढूंढ लिया जहाँ पर आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हो, और उसमें वो मेरी पर्टिकुलर एप्लीकेशन का स्टेटस नहीं बता रहा था, लेकिन वो ये बताता था कि डेट रेंज, अगर आपने एप्लीकेशन इस डेट से इस डेट तक की है तो like current processing, we are processing application received in September 2009, December 2009 या 10 या whatever वो टाइम था। अब मेरी एप्लीकेशन जब मैंने सबमिट की थी उससे 3-4 महीने आगे का वो समय दिखा रहा था। मैं कंसल्टेंट को बार बार बोल रही हूँ ऐसा कैसे हो सकता है कि वो हमारी स्किप कर गए, और वहाँ जो डेट उन्होंने लिखी है वो 2-3 महीने आगे की डेट चलेगी। तो वो फिर भी मुझे अश्योरेंस देता कि नहीं अर्शदीप जी, डोंट वरी, ऐसा नहीं। ऐसे करते करते 7 महीने हो गए इस बात को, 7 महीने हो गए, और मैं रियली लाइक तब तक, और मैंने इतने सारे फोरम्स ज्वाइन कर लिए, ठीक है। अब ये चीज़ें अच्छे के लिए हुई, ना होती तो आज मैं आपको कहानी ना बता पा रही होती। तो मैंने बहुत सारे फोरम्स ज्वाइन कर लिए, वहाँ पर बहुत सारे लोगों को, मतलब मैं खाने लग गई इन्फॉर्मेशन, मतलब मैं पूरा मतलब जड़ निकाल लूँगी उसकी, इस तरह से इतना अंदर तक डीपली चली गई, ठीक है। तो करते करते एवरीडे मैं बहुत रिसर्च करती थी। तब व्हाट्सएप, इंटरनेट ये सब नहीं था, इंटरनेट था लेकिन इतना लाइक जितना अभी अवेलेबल ऐसा नहीं था। तो मैं अपने फ़ोन से इंटरनेशनल कॉल करती थी। मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरी स्टेट में एप्लीकेशन लगी हुई है, अभी मेरी एम्बेसी तक नहीं पहुंची, तो मैं एम्बेसी में कॉल करती थी। 20-20, 25-25 मिनट तक ISD कॉल, 10 रुपये, 15 रुपये 1 मिनट की कॉल होती थी, और मैं वेटिंग, कभी मेरी उनसे बात नहीं हुई। एनीवेज, तो मैंने इतना पैसा भी उसमें जा रहा था, लाइक मैं ये डेस्परेशन लेवल दिखा रही हूँ आपको, इतना डेस्परेशन हाई, क्योंकि सिचुएशन, मॉनिटरी सिचुएशन और मेरे आसपास की सिचुएशन इतनी हार्ड हो गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी सिर्फ यही एक साधन है मेरे पास अपनी लाइफ को ट्रैक पर लाने का। जैसे आप लोग बोलते हो ना, कुछ लोग बोलते हैं कि ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ तो बस मतलब यही एक लास्ट होप है, इसी तरह की सिचुएशन मेरी हो गई थी। जब आप ऐसे मेंटल स्टेज में होते हो, आप बिल्कुल भी काम नहीं कर सकते, आपकी डिज़ायर मैनिफेस्टेशन होने में उतना ही डिले एंड कॉम्प्लेक्सिटी आती है। क्यों? क्योंकि आप एक डेस्परेशन की वीक इनर स्पेस से ऑपरेट कर रहे हो, ठीक है। इट्स लाइक आप प्लेन चला रहे हो कांपते हुए हाथों से, तो कांपते हुए हाथों से आपका प्लेन सही जगह लैंड नहीं करेगा। ओके, उसके बाद क्या होता है, मुझे अचानक से कहीं से ईमेल एड्रेस मिलता है। मैंने उससे पहले भी बहुत सारे ईमेल एड्रेसेस पे ईमेल कर चुकी थी, क्योंकि जब आप माइग्रेशन कंसल्टेंट के थ्रू बात कर रहे हैं, केस लगा रहे हैं, तो सारा कम्युनिकेशन उन्हीं को आएगा, आपको नहीं आता है। तो अभी तो शायद सिस्टम चेंज हो गए हैं, लोग और अवेयर हो गए हैं, लेकिन उस समय पे ऐसा ही था जितनी मेरी जानकारी थी। तो कोई भी मुझे रिप्लाई नहीं करता था, क्योंकि मेरी रजिस्टर्ड नहीं थी वहाँ ईमेल एड्रेस। लेकिन लकीली मेरे पास अपना फाइल नंबर था, तो एक दिन मुझे एक ईमेल एड्रेस मिला। मैंने बोला इससे पहले 50 ईमेल किए हैं, कहाँ रिप्लाई आना, लेकिन चलो इसको करके देखती हूँ। मैंने ईमेल किया, विदिन 10 मिनट्स मुझे उसका रिप्लाई आ गया, और मुझे जो रिप्लाई आया, आई वॉज शैटर्ड। मेरा इतना पैसा लगा हुआ था इस काम में, 8 लाख रुपए इंटरेस्ट पे लेके मैंने बैंक में डाल रखे थे। वो पैसे मेरे पास खुद के पास नहीं थे, क्योंकि आई हैड टू शो फाइनेंशियल कैपेबिलिटी कि अगर वहाँ 1 साल तक मेरी जॉब नहीं लगती तो मेरे पास ये पैसे हैं बैकअप के लिए। उसके बाद माइग्रेशन प्रोसेस में मेरे इतने पैसे लग रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, और जो आसपास मेरे नुकसान हो रहे हैं उनमें भी मेरे पैसे लग रहे हैं। और मुझे ईमेल आता है, योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सस्पेंडेड ऑन, बहुत 2 महीने 3 महीने पुरानी डेट। और क्यों? इससे भी ज़्यादा शैटरिंग क्या था कि क्यों हुई मेरी एप्लीकेशन सस्पेंड?
इसीलिए सस्पेंड हुई क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स, फिजिकल डॉक्यूमेंट्स हमें नहीं पहुंचे। ओके, तो ये जो कहानी थी फिजिकल डॉक्यूमेंट्स की वो ये थी कि उस समय पे प्रोसेस ये था कि ऑनलाइन आप सारे स्कैन्ड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हो। ऑब्वियसली जो मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स की स्कैन्ड कॉपी, फिजिकल कॉपी, सब कुछ मेरे कंसल्टेंट को मैं प्रोवाइड किया था और उनको डबल डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते थे ऑनलाइन, और उसके बाद एक पार्सल भी, फिजिकल पार्सल भी उनको भेजना था वहाँ पर जहाँ पे एप्लीकेशन लगी थी स्टेट माइग्रेशन की, और दोनों को कंसिडर करते थे, नोटराइज्ड शायद डॉक्यूमेंट्स भेजने थे। अब ऑब्वियसली मैंने बहुत पैसा दिया था अपने कंसल्टेंट को भी, तो मैंने उसे फ़ोन किया। एज़ ऑलवेज वो तो मानेंगे नहीं, उसने नहीं माना कि नहीं अर्शदीप जी कोई कन्फ्यूजन हुई है, पता करते हैं। लेकिन कांप वो भी गया कि भाई गड़बड़ हो गई है उसके हाथ से। तो और इससे भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन ये थी कि जैसे वैकेंसी निकलती है इसी तरह से जहाँ पर एप्लीकेशन डालनी होती है वहाँ पे स्टेट की वैकेंसी आया करती थी कि इस ऑक्यूपेशन की, इस जॉब के हमें इतने बंदे चाहिए और उसकी ये रिक्वायरमेंट है। तब तक जो मेरी कैटेगरी थी, मेरी एप्लीकेशन जिसमें लगी हुई थी, वो उनकी लिस्ट में से निकल गई कि भाई हमें ये बंदे और नहीं चाहिए, इस प्रोफाइल के बंदे। इसका मतलब आई हैड नो ऑप्शन अदर देन वेटिंग, या वेट करो या किसी और कंट्री का ट्राई करो अगर वहाँ पर एलिजिबिलिटी है तो मैं एलिजिबिलिटी से बाहर हो चुकी थी। और मेरी सिचुएशन क्या होगी आप समझ सकते हो। उस टाइम मेरी ऐसी सिचुएशन होगी, मतलब जैसे मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। मैंने उस बंदे को फ़ोन किया, मैंने उसे बहुत सुनाया, मतलब इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है और ये सब। जब भी मतलब मैं, हाँ एक चीज़ और बता दूं, जो भाई थे जिनकी सक्सेस स्टोरी मैं सुनकर गई थी, उन्हीं का केस इस बंदे ने लगाया था। और जब मेरा केस शुरू हुआ तो उस टाइम तो भाई का वीज़ा आ चुका था और वो फ्लाई कर चुके थे। मैंने उनके साथ भी डिस्कस किया, लेकिन आई एंडेड अप विद नो ऑप्शन। ओके, देन द नेक्स्ट मैजिकल स्टेप कम्स एंड दैट इज़ लेट गो। क्या कर सकते हैं। अब यहाँ तक जब कहानी चल रही थी मैंने किसी को नहीं बताया था। घर वाले हर बार यही पूछते थे, हस्बैंड की हेल्थ ख़राब है या कुछ भी सिचुएशन ख़राब है, तो उनको भी यही लगता था कि ये लोग बाहर जाएंगे तो सेटल हो जाएंगे। तो घर वाले यही पूछते थे कि वीज़े का कुछ बना। मैंने अपने मायके जाना छोड़ दिया क्योंकि हर बार वही बात। अब ये रिज़ल्ट आने के बाद भी हमने घर में किसी को नहीं बताया था कि ऐसा हो गया, क्योंकि हमें लगा कि जब तक हम एक पेरेंट्स पहले ही स्ट्रेस में, हम उनको और स्ट्रेस क्यों दें। तो एक बार मेरे पेरेंट्स, काफ़ी सिचुएशन ख़राब हो गई थी, तो मेरे पेरेंट्स दिल्ली आए थे मुझे मिलने के लिए 2 दिन के लिए, और फिर मम्मी ने वही बात छेड़ ली एंड देन मेरा एकदम सब बाहर आ गया। मैं बहुत गुस्सा हुई, रोई। मैंने बोला कि आज तक मैंने रो के दिखाया है क्या? मेरे साथ इतनी सारी चीज़ें हुई, मैंने आज तक दिखाया है? मैंने आज तक आपको किसी चीज़ के लिए बचपन से लेके अभी तक तकलीफ़ दी है क्या? क्यों पूछते हो मुझे बार बार? वही फ्रस्ट्रेशन जो आप में बहुत लोगों के साथ होती है। मुझे हमारी एक फैमिली मेम्बर ने लाइव में बोला था कि मैं सबके साथ मेरी पेशेंस रहती है, लेकिन भाई, मम्मी, पापा, इनके साथ मुझे एकदम से गुस्सा आ जाता है, क्योंकि अपनों के सामने निकलता है वो दुख, फ्रस्ट्रेशन घूम के इस तरह की फीलिंग्स में। तो बहुत रोई। तो पापा ने ये बोला कि तूने हमें क्यों नहीं बताया? मैंने बोला आप क्या कर लेते। अब होता क्या है, हम इसीलिए नहीं बताते कि उनको चिंता होगी, लेकिन रिलीजिंग यू शुड हैव समवेयर, एक प्लेस होनी चाहिए जहाँ आपको रिलीजिंग होनी चाहिए। अब यहाँ पर मैं आपको डिकोड करती हूँ कि गलती क्या थी। आप में बहुत सारे लोगों का भी ऐसा ही बैगेज होगा। मेरे ऊपर बैगेज था वो रॉन्ग डेटा का। याद है शुरू में मैंने क्या बोला था कि जिस कंट्री को मैं सिर्फ इस वजह से जाना चाहती हूँ क्योंकि मैं यहाँ से भागना चाहती हूँ। जब तक मैं ऐसे मस्त वाली फीलिंग से जाना चाहती थी तब तक चीज़ें हो रही थी। जब मैं डेस्परेशन से भागना चाहती थी, सिचुएशन से, इस जगह से मैं भाग जाऊँ तो मेरी सिचुएशन हल हो जाएगी, तो हल नहीं हुई। दूसरी, जब आप लो वाइब्रेशन में जाते हो तो जो पुराने मिसबिलीफ थे वो आपके ऊपर ओवर पावर हो जाते हैं, क्योंकि मैंने उनको कभी रिलीज़ नहीं किया, मैंने उनको डिटेक्ट नहीं किया, रिलीज़ नहीं किया, वो हीलिंग नहीं हुई, तो वो अंदर बैठे हुए थे, वो सामने आ गए। वो सामने कैसे आए कि उनकी वजह से ये जो इतना बड़ा ब्लॉकर, मतलब सारा कुछ सही चल रहा है, अचानक से ऐसा अनएक्सपेक्टेड। मैं जितने लोगों को जानती हूँ उनमें से कभी किसी के साथ ये केस नहीं हुआ। हाँ, ये हो कि एम्बेसी से वीज़ा रिजेक्ट हो गया, ये हो कि उनकी एलिजिबिलिटी पूरी नहीं हुई, लेकिन इस तरह की बचकानी हरकत की वजह से रिजेक्ट हो गया, सारी रिक्वायरमेंट पूरी करने की वजह से, ऐसा कभी किसी के साथ नहीं हुआ। लेकिन मेरे साथ हुआ क्योंकि मेरे उस तरह के ब्लॉकर्स थे मेरे अंदर। इसके बाद क्या होता है, मैंने सब कुछ छोड़ दिया।
एक कहते हैं ना कि मैं उस स्टेज में आ गई कि मैं नंगे पैर आग पे चलने लगी कि अब देखा जाएगा, जलेंगे तो जलेंगे, देखा जाएगा। इट वॉज लाइक दैट। बहुत बोल्ड मेरे पास, क्योंकि और कुछ इससे और नीचे जाने का मेरे पास ऑप्शन नहीं था। मैं अपनी जॉब पर फोकस करने लगी कि ठीक है चलो जॉब पर फोकस करते हैं। हाँ, मैंने अपने अंदर डिज़ायर ड्रॉप नहीं की थी बाहर जाने की, लेकिन अभी क्या ही कर सकते हैं अगर ऐसी सिचुएशन हो गई तो इसके बाद क्या होता है, मुझे मेरे लगभग 15 दिन के बाद मेरे एजेंट का फ़ोन आता है कि आप 7 बैंड्स के लिए ट्राई कीजिए। तो मैंने 7 बैंड के लिए ट्राई करना शुरू कर दिया। अब वो लड़की जिसकी इंग्लिश रियली अच्छी हो चुकी थी, 7 बैंड के लायक तो थी एटलीस्ट, तो मैं हर बार मेरे 8 बैंड आते हैं, 8.5 बैंड आते हैं, लेकिन एक में कम हो जाते हैं। अब उसमें रिक्वायरमेंट ये होती है कि 7 में ईच चाहिए आपको, चारों मॉड्यूल्स में एक ही पेपर देकर आपको 7 चाहिए। लाइक अगर मेरी एक में 9 आ रहे हैं, दूसरे में 8 आ रहे हैं 4 मॉड्यूल्स में से, और एक में से रह जाता है तो आई हैव टू रीअपियर। मतलब जो बंदी फेल नहीं हुई कभी, कॉलेज वाली सिनारियो मैंने आपको बताया था, लेकिन अदरवाइज मैं हमेशा तब तक फिर मेरा करियर काफ़ी अच्छा हो चुका था। मुझे ईगो पे भी हो रहा था कि मुझसे 7 बैंड नहीं आ रहे, 7 इन ईच। मैं 8.5 बैंड ला पा रही हूँ लेकिन 7 इन ईच नहीं ला पा रही। तो मैंने बस फिर जैसे जैसे एक बार फेल हुआ फिर दूसरा, अब ये एग्ज़ाम कैसे क्लियर करें ना, ये भी मैं कभी शेयर करूँगी। तो ये सब होता गया, तो फिर तो मैंने बिल्कुल होप छोड़ दी कि मैं, सेल्फ डाउट हाई हो गया कि मैं बिल्कुल कुछ नहीं कर सकती हूँ, मैं किसी लायक नहीं हूँ, ये सब चीज़ें होने लगी। और फिर से मैंने लेट गो कर दिया कि अब मैं पेपर नहीं दूँगी, अब मैं पेपर नहीं दूँगी, जो होगा यहीं होगा, और मैं यहीं अपनी जॉब पर फोकस करूँगी। हस्बैंड भी थोड़ा बेटर होने लगे थे, तब तक उनकी हेल्थ बेटर होने लगी थी। तो उसके बाद क्या होता है कि मुझे अचानक से मेरे कंसल्टेंट का फ़ोन आता है कि अर्शदीप, वेबसाइट पे तो नहीं दिख रहा, लेकिन हमें एक स्पेशल ईमेल आई है कि हम आपका जो एप्लीकेशन है वो प्रोसेस कर सकते हैं, तो जो आपका करंट स्कोर है वही दे दीजिए। अब इतने में जो मेरे फर्स्ट स्टेप्स की आउटपुट थी वो भी एक्सपायरी हो चुकी थी, तो उन सबको रिन्यू कराया, ऑब्वियसली उसमें और पैसा गया, बट इट्स ओके। आई वॉज गेटिंग माई वाइब्रेशन बैक। जैसे जैसे मैं अपनी वाइब्रेशन वापस पा रही थी वैसे वैसे मुझे रास्ते दिखने लगे। उसके बाद उन्होंने पता नहीं कैसे मेरी एप्लीकेशन प्रोसेस हुई, आई डोंट नो। फिर तो मैंने इस बार तो मैंने चेक भी करना छोड़ दिया था। बस एक ही महीने में उसका रिज़ल्ट आ जाता है, और फिर हमारा जो वीज़ा है 3rd स्टेप पे जाता है, जो है एम्बेसी में फ़ाइल एप्लीकेशन, वो लग गई। उसके बाद मैंने क्या करना शुरू किया। अब हाँ, इसके पहले भी एक चीज़ हुई थी। इससे पहले ये हुई थी कि जब हमारा पहले स्टेट के साथ एप्लीकेशन लगी हुई थी, मैंने क्योंकि उसके बाद 4 महीने के आसपास का टाइम लगता है, तो मैंने क्या करा कि जब डिस्काउंट्स लगे थे तो ना अच्छे अच्छे जो मुझे शॉपिंग करनी थी फ़ॉरेन जाने के लिए वो सारी कर ली। डिस्काउंट्स लगे हुए थे, अच्छे ऑफर्स मिल रहे थे कि ये सब चीज़ें मैं वहीं लेके जाऊँगी। लाइक शूज़ मैंने ऐसे रखे थे कि यहाँ के शूज़ मैं यहीं डिस्कार्ड करके जाऊँगी, वहाँ मैं बिल्कुल ब्रांड न्यू ही लेके जाऊँगी सूटकेस में। तो इस तरह की चीज़ें मैंने रख रखी थी। तो आप में से भी बहुत सारे लोगों ने कहानियाँ जोड़ रखी होंगी कि मुझे ये जब मिलेगा तभी मैं ये करूँगी, जब ये मिलेगा तभी ये करूँगी। तो आज ही वो करना बंद कर दीजिए। ये एक और गलती थी जो मैंने की थी। उसके बाद वो मेरा सब सामान था, और फिर मेरा वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया। अब जब मेरा वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट होने लग गया, टू डाइवर्ट माई माइंड आई स्टार्टेड लिविंग इन दैट कंट्री। कैसे? शाम को मैं बैठती और मैं रिसर्च करती। रिसर्च एक्चुअली मैं पैकिंग के लिए कर रही थी कि मुझे वहाँ कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, कोई ऐसी स्किल जो मुझे सीखनी। मैं ड्राइविंग सीखने लग गई। उसके बाद जो और चीज़ें मुझे सीखनी थी, जो मुझे लेनी थी, जो मुझे बनवानी थी, उन सब, फिर वहाँ की जॉब कैसे होगी, वहाँ कौन कौन सी कंपनीज़ हैं, सिटी डिसाइड कर लिया किस सिटी में उतरेंगे, वहाँ पर कौन कौन सी कंपनीज़ हैं जहाँ पर मैं काम कर सकती हूँ, उनकी रिसर्च, कौन कौन से रिक्रूटर हैं। लिंक्डइन पे काम करना शुरू कर दिया मैंने, अपनी लिंक्डइन को इम्प्रूव करना शुरू कर दिया। जिनको नहीं पता लिंक्डइन क्या होता है, तो जैसे फेसबुक होता है पर्सनल नेटवर्क, ऐसे ही लिंक्डइन प्रोफेशनल नेटवर्क होता है। तो मैं आईटी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी, तो मेरे लिए लिंक्डइन वाज द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू गेट द जॉब। उसको इम्प्रूव करना शुरू कर दिया। उसके बाद मैंने जो मेरी एक फ्रेंड रहती थी ऑस्ट्रेलिया में, जिस सिटी में मुझे आना था वहाँ नहीं थी, लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया में थी, तो उसका एड्रेस लिया। तो स्ट्रीट व्यू हुआ करता था गूगल का तब, तो मैंने स्ट्रीट व्यू में, तो व्लॉग वगैरह नहीं होते थे, तो स्ट्रीट व्यू में मैंने ढूंढना शुरू कर दिया। मतलब यहाँ उतरे तो हमें अगर कोई बोलेगा ना उस स्ट्रीट वो स्ट्रीट है, तो वो स्ट्रीट मुझे पता होगी कि कैसी दिखती है।
इतना अंदर तक इन उसको खा लिया। मतलब ये कि मैंने, जिसको विजुअलाइजेशन की पावर कहते हैं ना, मैंने ओपन आई से भी विजुअलाइजेशन करना शुरू कर दिया कि अच्छा ऐसा घर है, वहाँ गाड़ी खड़ी होगी, अच्छा गाड़ी, और ऐसी ऐसी बहुत सारी चीज़ें। तो लेकिन डेस्परेशन ख़त्म हो गया उस टाइम तक, बिल्कुल डेस्परेशन ख़त्म हो गया, क्योंकि इतने झटके लग चुके थे कि छोड़ दिया कि कोई बात नहीं। जब इतने पैसे लग गए, अभी ये जो 3 लाख 4 लाख और दिए हैं, चलो कोई बात नहीं, और मैंने अपनी जॉब पर फोकस करना शुरू कर दिया। उसके बाद मेरी जॉब पे इतना ग्रोथ मिला, मतलब जैसे बड़े बड़े अफसर लोग होते हैं, इतना मुझे वहाँ पर रिस्पेक्ट मिलता था। सलाम कहते हैं ना, लोग सलाम करते हैं, इस तरह का मेरा जॉब प्रोफाइल हो गया। तो यहाँ भी मेरी तो 5 उंगलियाँ घी में होगी, और जब मेरी 5 उंगलियाँ घी में हुई तो चीज़ें ऐसे ऐसे हुई। अब उसके बाद क्या होता है, जिस चीज़ को लोगों को 5-6 महीने लगते, हाँ, फिर बीच में मुझे कभी कभी रोना भी आता था, अगर कभी कुछ थोड़ा बहुत झटका होता था। तो एक दिन क्या हुआ, मैं जॉब पर, जो मैंने आपको बोला ना, मैंने सामान लेकर रखा हुआ था, तो मैं जॉब पर थी, और जॉब पर मेरी फ्रेंड, मैं बहुत अपसेट थी। मैंने जॉब पे किसी को नहीं बताया था कि मेरा फ़ॉरेन का वीज़ा लगा हुआ है। मैं किचन में जाती थी, मेरा रोना आता था, 10-11 बजे चाय पीने, तो मैं अकेली बैठ के पीती थी, और मुझे रोना आता था, तो मैं वहीं रिलीज़ करती थी। तो अचानक से मेरी काफ़ी अच्छी कलीग थी, तो मेरी वहाँ आ गई, तो उसने बोला तो रो रही है ऐसे करके। मैंने बोला नहीं ऐसे करके, और लेकिन उसको पता चल गया। फिर उसको मैंने उस दिन सारी कहानी बताई कि मेरे साथ ये हुआ है। तो उसने बोला कि देख, मुझे कोई वीज़ा का चक्कर तो पता नहीं, वीज़ा का प्रोसेसिंग तो पता नहीं, लेकिन मुझे ये पता है कि तुमने जो कपड़े छोड़ के आई हो, लाइक रखे हुए हैं कि मैं फ़ॉरेन जाके पहनूंगी, उनको कल पहन के आऊँगी। मैंने कहा नहीं, वो तो मैंने वहाँ के लिए रखा है। बोली तो मेरी बात मानेगी कि नहीं? मैंने बोला हाँ ठीक है, मानूंगी। दूसरे दिन मैं पहन कर आती हूँ, और मैं उसी टाइम 11 बजे, जिस टाइम 24 घंटे पहले मैं उस कैंटीन में थी, उन कपड़ों में मैं थी, और मुझे फ़ोन बजता है मेरे एजेंट का। और उसका जब उस टाइम मेरी हालत ऐसी होती थी कि जब उसका नाम मेरे उसमें फ्लैश हो रहा है, तो मुझे डर लगता था कि अब क्या है, क्योंकि मुझे अनएक्सपेक्टेड था कि इतनी जल्दी वीज़ा आ जाएगा। और उसने बोला कि अर्शदीप जी कंग्रेचुलेशंस, मुझे अभी भी याद है, ऐसे ही बोलते हैं वो, अर्शदीप जी कंग्रेचुलेशंस, हाँ वीज़ा आ गया जी आपका ऑस्ट्रेलिया का, लाइक दैट। एंड आई वॉज सो हैप्पी, आई वॉज ऑन द मून। और बस फिर उसके बाद तो रोना बंद नहीं हुआ, खुशियाँ ही खुशियाँ। और बस मैं विदिन 1 मंथ रिज़ाइन दे के, नोटिस पीरियड सर्व करके मैं मेरठ चली गई। वहाँ जाकर मुझे सारी तैयारियाँ करनी थी। हस्बैंड ने लास्ट दिन तक काम किया, 2 दिन पहले तक उन्होंने काम किया, और वो दिल्ली में ही थे। मैंने सारी फटाफट तैयारियाँ कर ली, और हम कर गए लैंड यहाँ। अब वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है, यहाँ आकर आगे की जो स्टोरी है वो बहुत मस्त है, बहुत मस्त। वो कभी किसी पार्ट 2 में शायद बताती हूँ आपको, उसमें मैं बताऊंगी कैसे हमें स्पेशल इनविटेशन आया था। अभी ये प्रोविजनल पीआर मिला था, मतलब 4 साल का वीज़ा मिला था। 4 साल में कुछ कंडीशंस अगर आप पूरे करते हो, तो मैं सब आगे बताऊंगी, तो आप परमानेंट वीज़ा डालते हो। अभी मोटे मोटे टेक अवेज इसमें ये हैं कि जो रॉन्ग डेटा इकट्ठा किया है उसको रिलीज़ कर दो। खुद से रिलीज़ करने के बहुत सारे वीडियोस मैंने बना रखे हैं, पैटर्न, ब्लॉकर, ये सब चीज़ें, बिलीव से खुद को छुटकारा पाना, वो सब चीज़ें। अगर वो नहीं करना आता तो आ जाइए किसी प्रोग्राम में मेरे साथ कर लीजिए। दूसरी चीज़, डेस्परेशन मत लाइए, डेस्परेशन छोड़ दीजिए। दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। हमारे पास खाने के लिए चीज़ें हैं, पहनने के लिए कपड़े हैं, सब कुछ है, फिर भी आप रो रहे हो। मतलब मेरे पास, मुझे अभी ये समझ में नहीं आता, मेरी उस टाइम 1 लाख महीना की जॉब थी, फिर भी मैं रोती फिर रही थी। वेरी वेरी रॉन्ग। सोचो, जिनको सुबह का खा लिया शाम तक का नहीं पता कि शाम को मिलना है नहीं, उनकी सिचुएशन सोचो। तीसरा, लेट इट गो, चीज़ों को जोड़िए मत। अगर मैंने कपड़े लिए थे तो कपड़ों को पहनो भाई, ऐसे मत सोचो वहाँ जाऊँगी तो ही मैं सुंदर बनूंगी। तो सेल्फ लव इज़ अनदर थिंग। हाँ, इसमें ये भी बोलूँगी, सेल्फ लव मेरा मिस हो गया था। उस समय की जो वीडियोस, फोटोज़, न्यूली मैरिड की फेस पे कितना ग्लो होता है, और जो मेरी हालत हो गई थी शुरू के 1-2 महीने तो अच्छी रही, लेकिन बीच में जो हालत हो गई थी, और उसके बाद वो सेल्फ लव वाली चीज़ वापस आई जब मेरी फ्रेंड ने मुझे रिमाइंड करवाया। और उसके बाद चौथी चीज़, हाई वाइब्रेशन, मेंटेन योर वाइब्रेशन। अगर कुछ काम नहीं कर रहा ना, सबको साइड रख दो, अपनी वाइब्रेशन पे काम करो। सो दीज आर माई 4 की पॉइंट्स। आपने क्या सीखा इस वीडियो से, और कौन सा प्रॉमिस आप खुद से करते हो कि आप ये स्टेप प्रोसेस फॉलो करोगे, और कौन सा वीज़ा, कौन से कॉलेज की एडमिशन, कौन सी चीज़ें आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि मुझे पता चल सके कि और किस चीज़ की ज़रूरत है जो मैं वीडियो में ला पाऊँ। लव यू ऑल।